आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 4 से 5 लेक्चर कर चुके थे और उनके अंदर हमने 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट कर लिए थे। आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसके अंदर 2 सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके थे। उन 2 सेक्शंस के अंदर हमने क्या क्या किया था, जो देखिए आधुनिक भारत को हमने 6 सेक्शन में बांटा था और उन 6 सेक्शन में से हमने जो फर्स्ट वन था स्वतंत्र राज्यों का उदय, उसको कंप्लीट कर लिया था, यानी राइट्स ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड सेक्शन था जो हमारा 6 सेक्शन में से आधुनिक भारत में, उसमें हमारा था गवर्नर्स जो बनकर आए थे और उनके शासन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वो हमें पढ़ना था। तीसरा भाग हमारा था गवर्नर जनरल्स जो थे उनके शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई थी वो हमें पढ़ना, और कौन कौन सा गवर्नर जनरल कब बनकर आया, कितने समय तक भारत में रहा, वो हमें साथ में पढ़ना था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 गवर्नर जनरल हैं जो भारत में अपॉइंट होके आए थे और उनके शासनकाल में जो जो घटनाएं घटित हुई वो हमें पढ़नी थी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल जो था, जिसको हम बोलेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बोल दो या वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल बन के आए थे। कब से कब तक रहे? 1772 से 1785, 1772 से 1785 तक रहे। आज हमें सिर्फ और सिर्फ आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो कि आपका लगभग 30 से 40 मिनट का लेक्चर रहेगा, वो कंप्लीटली हमारा रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। यानी इसके शासनकाल में ये जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेटली 13-14 साल, उन ईयर्स के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का हमारा विषय क्या क्या रहेगा जो हमें पढ़ना है, या मेरे कहने का मतलब है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था इसके शासनकाल में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई थी। चलिए, सबसे पहली जो थी वो थी बिडिंग सिस्टम। एक बिडिंग सिस्टम, या जिसको हिंदी में आप कह सकते हो नीलामी प्रथा, नीलाम करना। सेकंड, इसके समय में एक हुआ था एंग्लो मराठा वॉर, यानी आंग्ल मराठा युद्ध। और कौन से नंबर का युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह हुआ था इसके शासनकाल में। इसके बाद एक हुआ था आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, यानी जिसको हम बोलेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 3 आपकी मुख्य घटनाएं थी जो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, 3-4 फैक्ट आपको और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीजें आई थी यहाँ पे इसके शासनकाल में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर। आइए शुरू करते हैं, कौन सी घटना किस समय पे हुई थी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे हमारा बिडिंग सिस्टम क्या था, उसके बाद ये दोनों जो वॉर हैं और कुछ फैक्ट्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली घटना जो हुई थी बिडिंग सिस्टम, ये क्या था और किस चीज का सिस्टम था? जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी था कि आपको साथ में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन बाबा 360 के नाम से, वहां पे आप जाकर उसको ज्वाइन करो। डेली वेज जो भी आपको कक्षा में यहाँ करवाया जाता है वो हैंड रिटन आपको वहां पे मिलता है, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट
कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वो बेटर रहेगा। जितना भी कंटेंट हम करते हैं यहाँ पे वो सारा आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अब टॉपिक पे आते हैं। बिडिंग सिस्टम, नीलामी प्रथा शुरुआत कब हुई? 1772 में। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसके बारे में, ये बिडिंग सिस्टम बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग भी गवर्नर बन के भारत में आया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो भी गवर्नर बनकर ही भारत में आया था, लेकिन 1772 से उसका समय शुरू हुआ, लेकिन 1773 में क्या हुआ, एक एक्ट आया था ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से एक एक्ट आया था 1773 में, जिसके बाद क्या कर दिया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसलिए हम इसके बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, गवर्नर जनरल्स की लिस्ट के अंदर कर रहे हैं। ये हमारा पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसे ऐसे हम लगभग 12 से 15 गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे और उनके शासनकाल में होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर आया पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिए ये नहीं है भारत के अंदर जो पहला गवर्नर जनरल आया, ये यहाँ पे बना। पहला गवर्नर जनरल कौन था सिर्फ ये पूछे तो आप बता सकते हो। यानी आपसे अगर पूछे पहला गवर्नर जनरल का नाम बताओ, वॉरेन हेस्टिंग्स नो डाउट रहेगा, लेकिन आपसे पूछे पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया भारत में, तो ये भारत में तो गवर्नर बन के आया था, ना कि गवर्नर जनरल, तब नाम होएगा। इसके बाद जो कारण वाली साथ था वो तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब से बात करते हैं बिडिंग सिस्टम, नीलामी प्रथा। तो इसके अंदर क्या था, आप जानते हो कि क्लाइव इससे पहले जो गवर्नर था मुख्य रूप से जो 1765 में बना था, क्लाइव ने एक सिस्टम शुरू किया था। किसका सिस्टम शुरू किया था, लैंड रेवेन्यू, टैक्स जो इकट्ठा करते थे, माल गुजारी जिसको कहते हैं, यानी भूमि से जो कृषि से जो कर लिया जाता था, तो उसके लिए उसने एक सिस्टम शुरू किया, द्वैध सिस्टम। वो हम पीछे क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। इसने क्या किया, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस द्वैध सिस्टम, डुअल सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, उसको खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम लेके आया, यानी कृषि से जो टैक्स लिया जाता था भूमि से, वो उसका एक नया सिस्टम लेके आया, बिडिंग सिस्टम, नीलामी प्रथा। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी मान लो ये कोई बंगाल का स्पेसिफिक एरिया है, ये कोई बंगाल का विशेष क्षेत्र है, काफी सारे खेत है इसके अंदर, इसने क्या किया, यहां से टैक्स इकट्ठा करने के लिए, यहां से लैंड रेवेन्यू यानी कर इकट्ठा करने के लिए इसने बहुत सारे लोगों को इसने क्या किया, एक ऑक्शन रख दिया, एक नीलामी रख दी और बहुत सारे लोगों को इसने बुलाया और क्या करा, उससे बोली लगवाई। किस चीज की बोली लगवाई, कि यहां से जो टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स की जो बोली लगवाई, किसके लगवाई, यहां से टैक्स को इकट्ठा करने की। यानी कि उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उस व्यक्ति को यहां से टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाएगा और जितने की बोली वो लगाएगा उतना पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को उस विशेष क्षेत्र से टैक्स यानी लैंड रेवेन्यू उगाने का, इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाएगा। इसी था आपका बिडिंग सिस्टम, नीलामी प्रथा, यानी लैंड रेवेन्यू की नीलामी प्रथा। और ये नीलामी प्रथा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो आपको पता लग गया कि नीलामी प्रथा का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र से लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने का अधिकार जो मिलता था लोगों को, वो किस आधार पर मिलता था, नीलामी के आधार। नीलामी का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो बोली लगाएगा। ठीक है, मान लो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने कहा कि यहां से जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होएगा वो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, दूसरे ने कहा 10 लाख। तो इस प्रकार से उन्होंने बोलियां लगाई, इसी को कहते हैं बिडिंग सिस्टम या नीलामी प्रथा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा बिडिंग सिस्टम क्या था, हाँ ये पूछ सकता है किसने शुरू किया, हेस्टिंग्स ने, या पूछेगा डुअल सिस्टम किसने खत्म किया, हेस्टिंग्स ने, क्योंकि उसी की जगह पर तो लेके आया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पीसीएस वगैरह के अंदर क्या पूछेगा कि जो बिडिंग सिस्टम शुरू किया था उसका जो पहला समय काल था, यानी कितने समय के लिए नीलामी होती थी, यानी जो नीलाम करके जो जगह दी जाती थी किसी भी जमींदार को, वो कितने समय के लिए दी जाती थी। तो याद रखिए पहला जो वर्ष था, पहला जो समय था वो था आपका 1772 से लेके और इसके बाद 1777, यानी
5 वर्ष के लिए नीलामी की जाती थी। याद रखें, पहली बार जब नीलामी की गई तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कहां से शुरू किया गया? दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आधार वर्ष क्या था? नीलामी जो प्रथा थी, बिडिंग सिस्टम जो था, उसका आधार वर्ष क्या था, यानी कहां से शुरुआत काउंट किया गया? तो याद रखें 1772। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल के लिए नीलामी शुरू की गई? 5 साल के लिए। बेस ईयर क्या था? 1772, 1772। तो ये थी आपका बिडिंग सिस्टम, नीलामी प्रथा। चलिए, इसके बाद अब अगला हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इस शासनकाल के अंदर, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के अंदर जो घटना हमारी घटित हुई थी। ठीक है, इसके बाद आया था हमारा एक एंग्लो मराठा वॉर, यानी किस किस के बीच था ये? ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो कंपनी थी, एंड किसके साथ? मराठा जो थे। ठीक है, मराठा के बारे में, इनके इतिहास के बारे में बहुत लंबा इतिहास रहा है और काफी क्षेत्र भी इनका फैला हुआ था, और मराठाओं के अंदर भी काफी प्रकार के राज्य साम्राज्य थे। इनके बारे में अध्ययन करेंगे विशेष रूप से एक अलग वीडियो में। यहाँ पे हम इनके बारे में वही चीजें सीखेंगे जो हमारे यहाँ पे इस वॉर के अंदर यूज हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए कहां से शुरुआत हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और कब से कब तक चला? वैसे इसका टाइम था 1775 से 1782, अप्रोक्सीमेटली 7 साल ये वॉर चला था, एंग्लो मराठा वॉर। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहीं की यहीं सारी स्टोरी याद हो जाएगी, सारी डेट्स, जितनी भी ट्रीटी, जितनी भी संधियां यहाँ पे हुई थी, सारी की सारी आपके माइंड में यहीं से सेट हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते, कहां से शुरुआत हुई इस वॉर की। 1772 में क्या हो गया? जो मराठाओं के अंदर जो मुख्य होता था, जो शासक, उसको पेशवा कहा जाता था। ये जो पेशवा इस समय पे कौन था 1772 में? तो यहां पे था माधोराव। माधोराव पेशवा था। 1772 में क्या हुआ? इसकी हो गई मृत्यु। 1772 में मराठाओं का जो पेशवा था माधोराव, इसकी हो गई मृत्यु। 1772 में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो भाई था, माधोराव का जो भाई था, जिसका नाम था नरेन राव। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया पेशवा। अगला पेशवा बन गया नरेन राव। लेकिन नरेन राव के चाचा थे, नरेन राव के चाचा, जिनको राघोबा कहा जाता था, या उनका पूरा नाम था रघुनाथ राव। इनको ये मंजूर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी पत्नी ने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे पेशवा बन के खड़े हो गए, लेकिन तुम आज तक जहां थे वहीं के वहीं हो। इनको बात चुभ गई। इन्होंने क्या किया? नरेन राव जो है, इसकी हत्या करवा दी। नरेन राव की करवा दी हत्या, और हत्या के बाद अब मराठाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कौन पेशवा बनेगा। तो कौन बन गया? रघुनाथ राव ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और पेशवा बन गया। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 1773 में। 1773 में रघुनाथ राव ने नरेन राव की हत्या कर दी, जो कि माधोराव का भाई था। अब रघुनाथ राव बन गया वहां पे मराठाओं के अंदर पेशवा। ठीक है, पेशवा बनने के बाद ये कर्नाटक गया, काफी दिन के लिए बाहर गया कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जाते ही साथ एक बड़ी ही विशिष्ट और विचित्र घटना यहाँ पे घटित हुई, जिसने पूरा मराठा इतिहास बदल कर रख दिया। ये इंसान जो आपको दिख रहा है, रघुनाथ राव, मराठा शक्ति का जो बाद में पतन हुआ, वो कंप्लीटली श्रेय इसी इंसान को जाता है।
अगर ये इंसान इस मराठा साम्राज्य में नहीं होता तो आई थिंक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका क्षेत्रीय प्रभाव इतना बढ़ता ही नहीं, और हमारा जो भारत है वो इतने सालों तक उसका गुलाम रहता ही नहीं। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने फूट डाल लिया ब्रिटिश से जाकर के बाद में मिला था। आइए वो हम आगे जानेंगे। तो यहां तक आपको पता लगा कि रघुनाथ राव क्या बन गया, पेशवा। इसके पेशवा बनने के बाद ये गया कर्नाटक वहां के शासक से मिलने। लेकिन उसी के पीछे क्या हुआ, अब ये कर्नाटक गया हुआ है रघुनाथ राव। अब इसका जो पुणे के आसपास का क्षेत्र था वहां पे एक बड़ा ही होनहार व्यक्ति जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जिसको बोलते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, ये नाना फडणवीस जो है, कुल मिलाकर पैसा मान लीजिए कि मराठा साम्राज्य जो चल रहा था तो वो पेशवा तो बाद में आता था, उससे पहले इन्हीं की नीतियों पे चलता था, यानी वहां का मास्टरमाइंड यही थे। तो नाना फडणवीस को पता था कि रघुनाथ राव पेशवा तो बन गया है लेकिन वो पेशवा बनने के लायक नहीं है। इसीलिए क्या किया इन्होंने, इसके बाहर ये कर्नाटक गए तो पीछे से इन्होंने क्या किया, एक 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, 12 लोगों का एक ग्रुप बना लिया। ये 12 लोगों का ग्रुप जो था इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा गया 12 भाई। 12 भाई कहा गया। और ये ग्रुप कब बनाया नाना ने, 1773 में। नाना फडणवीस को पता था कि रघुनाथ पेशवा बनने के लायक नहीं है, इसलिए ने सबसे पहले तो क्या किया, नाना फडणवीस ने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया 12 भाई 1773 में। और इनकी सहायता से इसने क्या कर दिया, इसने तख्त को पलट दिया। तख्त को पलट दिया। तख्त पलटने का मतलब है कि इन्होंने बगावत शुरू करवा दी पूरे साम्राज्य में। और जो पेशवा रघुनाथ बना था, जो रघुनाथ पेशवा बना था, उसके प्रति पूरी जनता को भड़का दिया कि उसने ही नरेंद्र राव की हत्या करवाई है और उसके खिलाफ कर दिया। यानी पूरे साम्राज्य ने फिर रघुनाथ का बहिष्कार कर दिया, यानी इसको साम्राज्य से पेशवा की पद से हटा दिया गया। अब किसी को तो यहाँ पे पेशवा घोषित किया जाना था, इसलिए नाना फडणवीस ने क्या किया कि 1774 में वैसे क्या हुआ कि 1774 में एक और इंसिडेंट हुआ। जो पेशवा माधवराव था, इसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। उससे 1774 में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको नाम दिया माधव द्वितीय। इसी के नाम पे माधव द्वितीय है। तो ये जो 12 भाई थे, जो 12 भाई ग्रुप था नाना फडणवीस ने, इन्होंने क्या किया, 1774 में जो माधव द्वितीय का जन्म हुआ तो नाना फडणवीस ने कहा कि अगला पेशवा कौन बनेगा, माधव द्वितीय बनेगा। और जब तक ये शासन करने के योग्य नहीं होता है तब तक उसका संरक्षण कौन करेंगे, नाना फडणवीस ही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रघुनाथ राव का बहिष्कार और माधव द्वितीय को पेशवा घोषित किया और उसका संरक्षण किसने करने को कहा, नाना फडणवीस ने शासन करने को कहा। चलिए, यहां तक घटना समझ में आई, कोई बड़ी घटना नहीं है। माधवराव की मृत्यु हुई तो उसका भाई नरेंद्र राव गद्दी पर बैठा। नरेंद्र राव की हत्या करवा दी रघुनाथ राव ने। अब रघुनाथ राव बन गया पेशवा, लेकिन नाना को पता था ये पेशवा बनने के लायक नहीं है, इसलिए जब रघुनाथ राव बाहर गया अपने साम्राज्य से तो नाना फडणवीस ने 12 लोगों का ग्रुप बनाया, 12 भाई नाम जिसका था, और उनसे मिलकर बगावत कर दी और इसको पेशवा पद से हटा दिया। और माधवराव की गर्भवती पत्नी से जो बच्चे का जन्म हुआ उसको पेशवा घोषित कर दिया और नाना को उसका संरक्षक घोषित किया गया। ठीक है, अब रघुनाथ राव को वहां से हटा दिया। रघुनाथ राव उस समय भी कर्नाटक में था। इसको पता लगा इन सारी बातों का, रघुनाथ राव को इन सारी बातों का पता लगा कि ऐसे ऐसे तख्ता पलट हो चुका है, तुम्हारे खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका कि अगर तुम वहां पे गए तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि नाना ने जनता को इतना भड़का दिया था कि अगर वो वहां पे जाता वापिस तो उसको कैद कर लिया जाता। इसीलिए अब जो आपका एक प्रकार से इंटरवल या आप बोलो कि बिल्कुल ही लड़ाई को चेंज करने वाला, भारतीय इतिहास को बदलने वाली घटना हुई। वो क्या हुई, रघुनाथ
राव, इसको पता था कि शासन से तो पेशवा के पद से तुम्हें हटा दिया गया, वापिस अगर जाओगे तो कैद भी कर लिए जाओगे। इसलिए इसने क्या किया, मराठाओं के जितने भी दुश्मन थे उसके आसपास, उधर मैसूर में थे, ऊपर राजपूत थे राजस्थान एमपी की तरफ, ठीक है, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की तरफ थी, इसने सबके पास गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी किसके पास, बम्बई परिषद के पास गया, बम्बई परिषद के पास गया और इनके साथ एक संधि कर ली। कब की ये संधि, 1775 में की, जिसको हम कहते हैं सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। ये सूरत की संधि सिग्नेचर किसने, हस्ताक्षरित कर ली, किसने, रघुनाथ राव ने। इस संधि के अनुसार क्या था, इसके अनुसार रघुनाथ राव ने क्या कहा कि तुम मेरी पेशवा बनने में सहायता करो। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम तुम्हारी पेशवा बनने में सहायता कर देंगे, यानी रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में इन्होंने सहायता की, कर देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा। तो इसने कहा जो तुम मांगो का मतलब है कि हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से ट्रेड करने के लिए आपको 2 से 4 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, जिनमें से सूरत भी एक क्षेत्र था। ऐसे 3-4 क्षेत्र आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये संधि हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको पेशवा मान लिया, रघुनाथ राव को, और इसको एक सेना भी दे दी, इसको 4000-5000 की सेना भी दे दी कि जाओ तुम युद्ध करो और अपनी गद्दी छीनो वहां से। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, जैसा कि 1773 का एक एक्ट आया था, तो उसमें हेस्टिंग्स ने कहा था मराठों को कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, और अगर तुम्हारे साथ कोई लड़ेगा तो हम तुम्हारे अपोजिशन जो होगी उसका साथ भी नहीं देंगे। लेकिन यहां तो क्या हुआ, यहां तो मराठों के खिलाफ खड़ी हो गई कंपनी, किसके कहने पे, सिर्फ रघुनाथ के कहने पे। अब हेस्टिंग्स को जब इस बात का पता लगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो संधि हुई थी ये बंबई की परिषद के साथ हुई थी, और आप जानते हैं कि बंबई को ऐसे फैसले लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। ये फैसले लेके बंबई ने इसकी सूचना हेस्टिंग्स को दी थी, लेकिन खुद से इनको अधिकार था ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1773 के आसपास क्या था, बंबई, मद्रास और कोलकाता, इन सब के फैसले बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में थे, जो कि हेस्टिंग्स था, तो उसको इस बात का पता भी नहीं था। इसलिए हेस्टिंग्स ने क्या किया, उसने इस ट्रीटी, इस संधि को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। इसने कहा कि हम नहीं मानते, रघुनाथ राव है, ठीक है। और क्या किया, 1776 में एक और ट्रीटी साइन की गई, एक और संधि वहां पे की गई। ये संधि किस किस के बीच में हुई थी, ये संधि आपकी हुई थी जो अंग्रेजों की तरफ से हेस्टिंग्स और मराठों की तरफ से नाना फडणवीस ने अपना एक भेजा था ये संधि करने के लिए, यानी मराठों के बीच और कंपनी के बीच में। इस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब हुई ये, 1776 में, यानी 1776 में मराठा और अंग्रेजों के बीच एक पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि माधव द्वितीय, जिसको नाना ने घोषित किया था पेशवा, उसी को पेशवा माना जाएगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये थी आपकी पुरंदर की संधि, यानी माधव द्वितीय को क्या मान लिया गया, वहां का पेशवा। लेकिन मराठों को कहा गया कि आप फ्रेंच यानी किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री वाले लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे, उनका कोई साथ नहीं लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1777, देखो 1776 में संधि हुई थी, 1777 में क्या हुआ, एक फ्रेंच की तरफ से एक व्यक्ति मराठाओं के दरबार में आया, मराठाओं ने उसका जोरदार स्वागत किया, और कुछ समय के बाद जब ब्रिटिश एक व्यक्ति उनके साम्राज्य में आया तो कोई विशेष स्वागत नहीं किया। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि मराठा जो है वो फ्रेंच कंपनी वालों की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, यानी कि 1777 में
आप ऐसा कह सकते हो कि जो फ्रांसीसी लोग थे तो मराठाओं ने उनसे क्या है संपर्क रखने शुरू कर दिए, उनसे संबंध बनाने शुरू कर दिए, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आए। और जब उनको पता लगा तो 1778 में उन्होंने क्या कर दिया, मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मराठाओं पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और मराठाओं पर आक्रमण करके 1778 में एक युद्ध लड़ा जिसको कहा जाता है तेलगांव का युद्ध, बैटल ऑफ तेलगांव। तो याद रखें तेलगांव का बैटल कब हुई थी, 1778 में। इस युद्ध के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अचानक मराठाओं को चारों तरफ से घेर लिया। मराठा लोग बिल्कुल घिर चुके थे। और इसके बाद क्या हुआ, मराठाओं को लगा कि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय जी जान से लड़ने के। और मराठाओं ने जी जान से लड़ा, और ऐसा लड़ा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके छक्के छुड़ा दिए, हार गई वो। यानी पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मराठा भारी पड़े और कंपनी को भागना पड़ा जान बचा करके। ठीक है, तो कंपनी भागी और ये युद्ध की समाप्ति जो हुई वो किस संधि के द्वारा हुई, तो उसको बोलते हैं वडगांव की संधि। वडगांव की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वारगांव। वारगांव की ट्रीटी जो हुई, इस संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, तो याद रखिए तेलगांव का युद्ध कब हुआ, 1778। इसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, वडगांव। और ये संधि कब हुई, 1779 के अंदर हुई। अब अंततः अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि मराठाओं को ऐसे तो हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मराठाओं ने क्या किया, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, वैसे भी देखिए अंग्रेजों की हमेशा से नीति यह रही थी कि मराठाओं से डायरेक्टली कभी भी वार ना करें। मराठाओं का इतना साम्राज्य विस्तार था या इतनी शक्ति से लोग परिचित थे कि वो खासकर अंग्रेज मराठाओं से डायरेक्टली भिड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। यहां भी उन्होंने क्या किया, अंततः इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि की जिसको कहते हैं सालबाई। यानी कंप्लीट जो 7 साल से युद्ध चल रहा था, इस कंप्लीट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ संधि की, सालबाई की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसके द्वारा क्या किया, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था इसको रोक दिया गया। तो ये था हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसका रीजन कॉज मैंने बताया आपको क्या काज था। इसके बाद कौन कौन सी बैटल्स हुई, कौन कौन सी ट्रीटी हुई, यहाँ पे वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी। आइए अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक और वॉर लड़ा गया जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसको कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा ये वॉर था। फर्स्ट तो हम पढ़ चुके पहले, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला युद्ध हमने पढ़ा था 1767 से 1769, 1767 से 69 तक हुआ था। सेकंड वाला जो ये वॉर था ये कब से कब तक हुआ, 1780 से 1784, 4 साल तक ये चला था। 1780 से 1784 तक ये वॉर हमारा चला था। किस किस के बीच हुआ था ये वॉर, जैसे कि फर्स्ट हुआ था सेम टू सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, हैदर के बीच। ठीक है, इस वॉर के अंदर क्या हुआ कि 1782 में हैदर की हो गई मृत्यु। इस युद्ध के दौरान नहीं हुई थी,
इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कैंसर से हुई थी। कैंसर से हैदर की मृत्यु हो गई। इसीलिए 1782 के बाद इस युद्ध के अंदर इसके लड़के टीपू सुल्तान, इसने भी भाग लिया था। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर और टीपू सुल्तान, इनके बीच में सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया आपका। अब सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का रीजन, कारण क्या था, काज क्या था, सबसे पहले वो जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1769 के अंदर, एक संधि हुई थी वहां पे, ठीक है, मद्रास की संधि। उसके तहत ये डिसीजन लिया गया था कि अंग्रेज और हैदर आपस में युद्ध नहीं करेंगे, और अगर हैदर का युद्ध किसी दूसरी शक्ति जैसे मराठा या हैदराबाद के निजाम वगैरह से होता है तो वो हैदर का साथ देंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके 2 साल बाद, संधि के 2 साल बाद 1771 में मराठा जो थे, मराठा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वॉर कर दिया, अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया, हैदर पे, और हैदर को बुरी तरह से हराया और काफी जुर्माना भी वसूल करके ले गए हैदर से। लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, जबकि पिछली ट्रीटी जो संधि हुई थी उसमें तो ये फैसला लिया गया था कि जब भी कभी हैदर पे कोई अटैक होगा तो वो उसका साथ देंगे। अब साथ नहीं दिया तो हैदर ने क्या किया, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी लोगों से संबंध जोड़ने शुरू कर दिए, जो कि ब्रिटिश वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस पर, हैदर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो मराठे, मैंने आपको बताया कि पहले से युद्ध चल रहा था मराठों का तो हैदर के साथ, इसीलिए मराठे और हैदराबाद, मराठे और हैदराबाद, इन दोनों ने किसका साथ दिया, इन दोनों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। जब किस पर आक्रमण किया गया, हैदर के ऊपर, ठीक है। तो यही आक्रमण हुआ था अंग्रेजों की तरफ से हैदर के ऊपर। अब हैदर कुछ समय तक लड़ा और इसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने भी क्या किया, नेतृत्व किया युद्ध का। लेकिन दोनों को ही नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान यहाँ पे टीपू सुल्तान को हुआ था इस युद्ध के अंदर। इसीलिए इस युद्ध को रोकने के लिए 1784 में, 1784 के अंदर एक संधि की गई जिसको कहा जाता है मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। इस ट्रीटी के बाद इस युद्ध की क्या कर दी गई, समाप्ति। यानी इस युद्ध को रोकने के लिए कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध रोक दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो तीनों चीज पढ़ चुके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और वैसे तो आपको कंटेंट में लिखे हुए मिलेंगे बट आप उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, 1780 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला गया, ठीक है, जिसका नाम था बंगाल गजट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गजट। कौन सी भाषा में था, इंग्लिश में था। कब निकला, 1780 में, ठीक है। और किसने निकाला इसको, बंगाल गजट को, याद रखें, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था इस न्यूज़पेपर को। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि हिंदी भाषा का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो याद रखें 1826 में उदित मार्तंड, किसने निकाला था इसको, किशोर ने, ठीक है, किशोर ने इनको निकाला था। 1826 में निकला था सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर
उदित मार्तंड जिसको कहा जाता है। भारत का पहला बंगाल गजट, हिंदी का भारत का पहला उदित मार्तंड। किसने निकाले थे और कब निकाले थे वो आपके दोनों सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद एक लास्ट बात जो आपको याद रखनी है कि 1784 में जो हुई थी, 1784 में सर विलियम जॉन ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी को क्या किया, एस्टेबलाइज किया। सर विलियम जॉन ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और स्थापना इन्होंने कहां पे की थी, इन्होंने की थी फोर्ट विलियम में, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, कंटेंट सारा लिखा हुआ मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा अपने चैनल के नाम से ही। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अभी था क्या, एशियाटिक सोसाइटी क्या थी, तो भारत के लोगों को इतना अवेयर करने के लिए कि देश विदेश के अंदर अपनी स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से युद्ध छिड़े हुए हैं, कैसे स्वतंत्रता हासिल की जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, देश विदेश की 1,74,000 दुर्लभ किताबों का संग्रह इन्होंने किया था। वही थी आपकी एशियाटिक सोसाइटी, यानी 1,74,000 दुर्लभ किताबों का संग्रह जो था वही थी एशियाटिक सोसाइटी। कब स्थापना हुई, 1784 में। और किसने स्थापना की, सर विलियम जॉन ने। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने पढ़ा वो सारी घटनाएं जो हमारे पहले गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके बाद अगले कुछ 12 से 15 गवर्नर हम और पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से ये जो तीसरा सेक्शन हमारा आधुनिक भारत का चल रहा है, इसके अंदर लगभग 4 से 5 लेक्चर और आपके होंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।